प्रसेनजीत सर, आवाज देगा? हाँ आ रही बोलिए। ठीक है। आज 23 सितंबर संकल्प दिन के उपलक्ष्य में महिला सक्षमीकरण संघ नागपुर द्वारा आयोजित आज की परिचर्चा में सर्वप्रथम मैं महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अनागरिक धम्मपाल, पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर, प्रबोधनकार सीताराम ठाकरे, ये सभी महापुरुषों को अभिवादन करके आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष आदरणीय वतन डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी और सभी वक्तागण और आमंत्रित, मुझे जो आज ईवी पेरियार रामस्वामी नायकर जी का बारे में 2 शब्द कहने को कहा, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। तो पेरियार जी इरोड वेंकट रामन स्वामी नायकर जी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में 17 सितंबर 1979 को हुआ था। वे धनगर समाज के थे, जिसको चरवाहा किया जाता या गडेरिया, जो ओबीसी प्रवर्ग में आता है। उनको उनकी प्रथम पत्नी मन्नी अम्मा, उनके साथ उनका 19वें साल में ही शादी हुई थी, लेकिन वो उनकी पत्नी का जो देहांत वो 35 साल में 1933 में हो गया था। उनकी जो दूसरी पत्नी थी, उनकी नागम्मी नाम था, उनके साथ 1948 में उनकी शादी हो गई थी और उनको 2 बच्चे थे। पेरियार जी के नायकर जी के घर परंपरावादी कट्टर हिंदुत्ववादी सुखी परिवार था। उनके घर में भजन कीर्तन उपदेशों का पठन का सिलसिला चलता था। वो बचपन से ही उपदेशों के प्रामाणिकता पर सवाल उठाते थे। महाकाव्य और पुराणों के परम विरोधी बातों का माहौल उड़ाते थे। उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। वे पढ़ाई के 5 साल बाद ही उन्होंने पिताजी के व्यवसाय से वो जुड़ गए। 1904 की बात है, जब वे करीब 25 साल के थे। उनके पिताजी ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे। उनके एक ब्राह्मण दोस्त के भाई को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में नायकर जी ने पुलिस को मदद की। ऐसा जब उनके पिताजी को पता चला तो उनके पिताजी ने सब लोगों के सामने उनको बहुत मारा। तब उन्हें गुस्सा आने की वजह से नायकर जी ने घर छोड़ के काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश चले गए। वहां उन्हें भूख लग गई तो खाना खाने के लिए सोचते हुए गए, तो एक ढाबे पर उनको लाइन दिखी, वो लाइन में लगे। तो उनको बताया गया, जब उनका नंबर आया तो उनको बताया गया कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों को ही निःशुल्क खाना मिलता है, दूसरे जाति के लोगों को नहीं मिलता। वे बहुत दुखी हो गए। वह खाना और ब्राह्मणों के पैसे के लेके ही उसका आयोजन किया करता था, लेकिन शूद्रों को खाना नहीं खा सकते थे। ब्राह्मण न होने की वजह से वो बहुत दुखी हुए और काशी विश्वनाथ से वो वापस आए और तब उन्होंने हिंदुत्व का विरोध करने की ठान ली। उसके बाद उन्होंने देवदासी, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, दलित स्त्रियों के शोषण और हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था का बहिष्कार डाला। उस पर उनका संघर्ष चलते रहा। उन्होंने किसी धर्म को नहीं स्वीकारा, वो नास्तिक बने रहे। काशी से तमिलनाडु में वापस आने के बाद वो एक मंदिर के ट्रस्टी बने और कुछ ही दिन के बाद उन्हें म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष बनाया गया। 1919 की बात है, जब चक्रवर्ती राजगोपालचारी तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब रामस्वामी नायकर जी को गांधी जी के दलित सेवा भाव से वे कांग्रेस के तरफ आक्रोशित होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था और कुछ ही दिनों में उनको तमिलनाडु के कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया। लेकिन 1924 में पेरियार नायकर जी केरल राज्य के
वायकाम आंदोलन का नेतृत्व करने गए। वहां मुद्दा यह था कि मंदिरों के जाने वाले सड़कों पर दलितों को चलने की मनाही थी। उस मनाही को हटाने का संघर्ष में अपने परिवार के साथ वो उस आंदोलन में शामिल हो गए। यह बात गांधी जी को पसंद नहीं आई। उसके बाद एक कांग्रेस के युवा प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने एक ब्राह्मण कार्यकर्ता को देखा कि वो गैर ब्राह्मण छात्रों से प्रति भेदभाव करते हुए दिखा। उन्होंने इस बात को उठाई और शिविर में उन्होंने फिर बाद में दलित और पिछड़ों को आरक्षण देने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे कांग्रेस ने उसको मंजूरी नहीं। तब उन्होंने गुस्सा आके कांग्रेस को छोड़ दिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मणवादी चलाते। ये 20वीं सदी में पेरियार जी का उनका स्टेटमेंट है। 1925 में उन्होंने सेलम में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चालू कर दी। स्वाभिमान आंदोलन, दलितों के समर्थन में आंदोलन चलाया। वो सोवियत रशिया में चले गए। उन्हें साम्यवाद पसंद आया। वे साम्यवाद प्रभावित होकर साम्यवाद आर्थिक नीति बनने की मांग करने लगे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने साम्यवाद भी छोड़ दिया। यूनेस्को में उन्हें नए युग का पैगंबर कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का सुखराम कहा गया। बाद उन्होंने 1937 में रामास्वामी नायकर तमिलनाडु के हीरो बने। 1938 में उन्होंने जस्टिस पार्टी बनाया और 1938 में जब राजगोपालचारी जी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने हिंदी को सख्ती से भाषा लागू की। तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने हिंदी भाषा के विरुद्ध आंदोलन जो किया, उसमें 1200 लोग शामिल हो गए थे। उसमें से दो लोग मारे गए। हिंदी विरोधी आंदोलन। उसके बाद उन्होंने द्रविड़ कड़गम का निर्माण किया। द्रविड़ मुनींद्र कड़गम जो डीएमके जाना जाता है, आज भी वो पार्टी वहां पे सत्ता पे हासिल रहती है। वे बहुत कट्टर हिंदुत्व ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। वो कहते थे, मैं दुनिया के सभी संगठित धर्मों से मुझे नफरत है। वे पब्लिक मीटिंग में कहा करते थे कि देव देवता को कहते थे, क्या तुम कायर हो? कभी प्रकट नहीं होते, कभी किसी के सामने नहीं आते। क्या तुम खुद मस्त परस्त हो, दिन रात पूजा करवाते हो? तुम क्या हमेशा भूखे हो, जो लोग तुम्हें दूध प्रसाद चढ़ाते रहते? आप व्यभिचारी हो, आपको सदा देवदासी चाहिए। वो कहते थे, मंदिर धर्म दलालों की निजी दुकान है। इस दुकान में जाने से दिमाग गुलाम हो जाता है। वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। गंदा काम शूद्रों को दिया करता था। उन देवी देवताओं को नष्ट करो जो तुम्हें शूद्र कहते हैं। उनके पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर डालो। मैं सभी देवी देवता की मूर्ति को, तस्वीर को जलाया। ब्राह्मणों ने शास्त्र व पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया। सर्व मनुष्य मात्र समान रूप में पैदा हुए, तो फिर एक अकेला ब्राह्मण ऊंचा कैसा हो सकता है? बाकी लोग कैसे नीच हो सकते हैं? वे कहते थे, सोच बदलो, ब्राह्मणवाद मिटाओ। भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय न होते। ऐसे संघर्ष में पेरियार जी 1951 में दी रामायण एड टू रीडिंग किताब लिखी। उसका उत्तर प्रदेश के जो लली यादव है, उनने 1968 में सच्ची रामायण उसका अनुवाद किया था। 8 दिसंबर 1968 को उस किताब के ऊपर जब्ती लाई गई। उसके विरोध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वो जब्ती 1971 में रद्द किया। उसके बाद में भी ब्राह्मण लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 1976 में उनकी याचिका रद्द की गई और आज भी वो सच्ची रामायण किताब अपने यहाँ पे अवेलेबल है। 1973 में नायकर जी के मृत्यु के पश्चात उनके पुतले के नीचे ऐसा लिखा गया था कि भगवान मूर्ख है, उसके मानने वाले मूर्ख है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर मूर्ख है, ऐसा लिखा गया। इसके विरोध में 1977 में मद्रास हाईकोर्ट में एक ब्राह्मण लोगों ने याचिका डाली
पेरियार की मूर्ति हटाने की उन्होंने डिमांड की थी, लेकिन हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी। अभी मैं आखिरी समाप्त करते हुए कुछ 2 बातें बताता हूँ कि अभी अभी की घटनाएं इस साल की 20 जनवरी 2020 को मदुराई के दक्षिण के प्रसिद्ध एक्टर दक्षिण में प्रसिद्ध पत्रिका तुगलक के 50वें वर्षगांठ में वहां के प्रसिद्ध जो एक्टर है रजनीकांत, वो समारोह में शामिल हुए और उन्होंने रामास्वामी पेरियार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कि उन्होंने कहा था कि 1971 में सेलम में जो रैली हो गई थी उसमें पेरियार जी ने जो हिंदू देवी देवता राम लक्ष्मण सीता के पोस्टर में उन्होंने निष्वस्त्र बताया था, उन्होंने हमारे देवी देवता का अपमान किया था। इस टिप्पणी पर बहुत बवाल हो गया और तमिलनाडु में रजनीकांत के घर के ऊपर सब लोगों ने आंदोलन किया, पूरे जिलों में आंदोलन किया, लेकिन उसको माफी मांगने की जो डिमांड की थी लोगों ने, रजनीकांत ने डिमांड जो माफी नहीं मांगी, उनको सहायता किया बीजेपी के जो खासदार है सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने उनको सहायता की, उसके वजह से वो माफी नहीं मांगते हुए उनके शासन में अभी आपने देखा होगा कि त्रिपुरा में लेनिन के पुतले हटा दिए गए, वेस्ट बंगाल में जो श्यामकांत मुखर्जी इनका भी पुतला हटाया था, और उसी जोड़ी में जब मद्रास में रामास्वामी पेरियार इनके भी पुतला को क्षतिग्रस्त किया था। अभी आपको महत्व की बात यह है कि रामास्वामी पेरियार जी ये ज्यादा पढ़ लिख के नहीं होने के बावजूद उन्होंने 20वीं सदी में इतना बड़ा आंदोलन किया, जो दक्षिण में उनको प्रति बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी दलितों के हक के लिए और महिला सक्षमीकरण के लिए खर्च किए। वो एक सोशल रिफॉर्मर, दलित चिंतक और महिला सक्षमीकरण के प्रणेता थे। मैं उन्हें नमन करता हूँ और आज के दिन उन्हें मैं अभी आप सभी लोगों ने और महिला सक्षमीकरण के दिन में जो महिलाओं ने आज अच्छी बातें की, उनको ये सचमुच सच्ची आदरांजलि रहेगी। ऐसे में बात करके 2 शब्द समाप्त हो गए। धन्यवाद। जय भीम। अनम्यूट कर लीजिए। पिछड़े लोगों के हक अधिकार के लिए किस तरह आंदोलन करते थे ये आपने हमें बताया, और जो आज की परिस्थिति की घटनाएं आपने अवगत कराई, जैसे कि रजनीकांत हो या और घटनाएं, तो मैं चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण संघ की पूरी टीम की ओर से हम उस बात का निषेध करते हैं और हो सके तो ये बात रजनीकांत तक हमारे पहुंच जाए, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वैसे हमारे प्रसेनजीत सर हमेशा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं और समय समय पर अपना जितना भी समय उनके पास है समाज में जन जागृति का काम वे खुद भी करते रहते हैं। तो एक बार पुनश्च उनका मैं धन्यवाद करती हूँ और आयुष्मान गणवीर राजवर्धन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य रखें। उनका विषय है पूना पैक्ट। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, समाज परिवर्तन के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुजनों के उद्धारक, भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को, इनके कार्य को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण जो उपस्थित है, हमारे मुख्य अतिथि अनिल प्रथम जी, एडिशनल डीजीपी गुजरात के हैं, विशेष आमंत्रित PR परमार सर, वो फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बड़ोदरा गुजरात से है। हमारे तीसरे वक्ता है सम्मान्य तुलसीदास सोलंकी जी, वो भी बड़ोदरा गुजरात के हैं। अभी हमारे अभी पहले हम भाषण देकर
भाषण दे रहे थे हमारे सम्मानीय धर्मेश प्रसेनजीत जी, जो तहसीलदार नागपुर के थे है। और हमारी वक्ता है रंजना नगरारे भोपाल से, आयुष्यमती नंदिनी गौतम, उन्होंने वत्सला गणवीर मैडम, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय पूजनीय बनते डॉक्टर चंद्रकीर्ति, और जो आज इस कार्यक्रम का संचालन बखूबी से बहुत अच्छे ढंग से चला रही है, वो सरोज राजवर्धन, जो हमें प्रस्तावना के रूप में दिए है जंडोडे मैडम, और आभार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है डॉक्टर उज्ज्वला सेंडे, वो गडचिरोली से है। मुझे जो महिला सशक्तिकरण संघ ने जो पुनः पैक के बारे में बोलने का जो मुझे अवसर दिया है, मैं इसके लिए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं आपके समक्ष पुनः पैक के बारे में मैं संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष विचार रखूंगा। आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार के लिए प्रावधान कर दिया गया था कि 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन संविधान की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। यह कमीशन संविधान में आवश्यक संशोधन के लिए भी अपनी रिपोर्ट देगा। तदनुसार 1928 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया था। यही रॉयल कमीशन बाद में साइमन कमीशन के नाम से विख्यात हुआ। कमीशन में भारतीयों को आशा थी कि उन्हें भी शामिल किया जाएगा, परंतु लॉर्ड बर्किनहेड ने, जो उस समय भारतीय मामले के सचिव, भारतीयों को शामिल करने का विरोध किया और उसे पूर्णतया संसदीय आयोग बनाने पर जोर दिया। कांग्रेस तथा उदारवादी पार्टियों ने इसे अपना अपमान समझकर कमीशन का विरोध किया। उन्होंने एक बड़ा आंदोलन करने के लिए कमीशन का बहिष्कार किया। विरोधी भावनाओं को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार को ये घोषणा करनी पड़ी कि कमीशन का कार्य समाप्त होने के बाद संविधान लागू करते समय भारतीय प्रतिनिधियों को विचार विमर्श हेतु बुलाया जाएगा। उक्त घोषणा के अनुसार ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के हर वर्ग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिसमें लंदन की संसद के तथा सरकार के प्रतिनिधि 12 नवंबर 1930 को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीयों के विचार से ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसका महत्व इस बात से ये है कि इसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संविधान निर्माण करने के लिए भारतीयों की राय जाननी चाहिए थी। अछूतों के लिए उनके इतिहास में ये युग प्रवर्तक घटना थी। ये पहला अवसर था जब अछूतों को अपने 2 प्रतिनिधि अलग से भेजना था, जिनमें एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा दूसरे दीवान बहादुर श्री आर श्रीनिवास थे। इसका अर्थ केवल यही नहीं कि अछूत हिंदुओं से पृथक अस्तित्व रखते, वरना भारत के संविधान बनाने में उनको मशविरा देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श हेतु 9 समितियां बनाई गई। उनमें से एक अल्पसंख्यक समिति थी, जिसे सांप्रदायिक प्रश्नों का हल निकालने का कठिन कार्य दिया गया था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री रेमसे मैकडोनाल्ड के अध्यक्ष होने से इसका महत्व बढ़ गया। ये समिति अछूतों के लिए बड़ा महत्व रखती थी, क्योंकि उसमें कांग्रेस तथा अछूतों के मध्य जो विवाद हुआ और जो कड़ुआहट आई, वह समिति की कार्यवाही ही से स्पष्ट हो जाएगी। गोलमेज सम्मेलन की बैठक से अछूतों के अतिरिक्त अन्य सभी संप्रदायों की राजनीतिक मांगे सबको ज्ञात नहीं थी। वास्तव में
1919 के संविधान में अछूतों को वैधानिक अल्पसंख्यक माना गया था और उनकी सुरक्षा का इसमें प्रावधान था। परंतु संविधान में जब उन बातों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया जाने लगा, तब भारत सरकार को उसमें उनकी सुरक्षा समस्या संबंधित हल ढूंढ निकालने में बड़ी कठिनाई हुई और संविधान सभाओं में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व केवल नामजदगी के रूप में दिया गया था। प्रथम ये कि हिंदुओं द्वारा रणवीर राजवर्धन जी, आप दिखाई नहीं दे रहे। ओ सॉरी, हाँ, यू शुड बी सी ना एवरीवन। यस यस यस, ओके, कंटिन्यू। प्रथम ये हिंदू की द्वारा अछूतों को पीड़ित किया जा रहा था, अतः उनकी सुरक्षा करने के लिए कुछ करना नितांत आवश्यक था। गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक समिति में यह ज्ञापन देकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस कार्य को पूरा किया। उनकी सुरक्षा के लिए बाबा साहब ने जो ज्ञापन दिया गया था वो निम्न था: अछूत वर्ग को स्वतंत्र नागरिक बनाया जाए और वे समस्त अधिकार दिलाए जाए जो साधारणतः स्वतंत्र देश के नागरिकों को मिलते हैं। अस्पृश्यता के आधार पर किसी प्रकार दंड देना, हानि पहुंचाना, निषेध लागू करना अथवा किसी प्रकार का भेदभाव देश के किसी नागरिक के साथ करना उस दिन से समाप्त हो जाएगा जब से भारतीय संविधान लागू होगा। अस्पृश्यता के आधार पर रहन सहन सुविधाएं, लाभ, सराय में ठहरने, शैक्षणिक संस्था में प्रवेश, मार्गों पर चलने, तालाबों से पानी लेने, कुओं का प्रयोग करने, उससे सिंचाई करने, सार्वजनिक यातायात, जल, थल तथा वायु सभी साधनों द्वारा, सिनेमा घरों, सार्वजनिक घोषित स्थानों जिनका प्रयोग सार्वजनिक रूप से होता हो, किसी को इनका उपयोग करने से रोकेगा, दंड का भागी होगा। विधानसभाओं में समुचित प्रतिनिधित्व अस्पृश्य को अपने कल्याण के लिए विधायिका एवं कार्यपालिका पर प्रभाव डालने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इस विचार से वे मांग करते हैं कि चुनाव नियम में निम्नांकित प्रावधान किए जाए। प्रांतीय तथा केंद्रीय प्रांतीय तथा केंद्रीय सभाओं में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, अपने प्रतिनिधि अपने लोगों ने का अधिकार दिया जाए, वैयक्तिक मताधिकार द्वारा तथा प्रथम 10 वर्षों के पृथक चुनाव प्रणाली द्वारा और उसके बाद संयुक्त चुनाव प्रणाली द्वारा सुरक्षित है कि संयुक्त चुनाव प्रणाली जबरदस्ती उनके इच्छा के विरुद्ध तब तक नहीं थोपी जा सकती जब तक कि संयुक्त चुनाव प्रणाली पूर्ण वैयक्तिक मताधिकार के साथ न जुड़ी हो। अस्पृश्यों ने नौकरियों में उच्च जाति के अधिकारियों से बहुत मुसीबतें भोगी है, जिन्होंने सामान्य नौकरियों में अपना एकाधिकार बना रखा है, जिन्होंने न्याय और समानता के ताक पर रखकर दलितों से ईर्ष्यालु सवर्ण हिंदुओं को लाभ पहुंचाने के लिए विधान का और अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। सरकारी नौकरियों में सवर्ण हिंदुओं के एकाधिकार को समाप्त करने तथा नौकरी में सभी संप्रदायों को उनका उचित भाग मिले, तभी सवर्ण हिंदुओं की शरारत समाप्त हो सकती है। इस हेतु दलितों के लिए संविधान में प्रावधान कर निम्नांकित प्रस्ताव रखना है। भारत के तथा प्रत्येक प्रांत में सरकारी नौकरी में भर्ती करने के लिए तथा लगता है इनका नेटवर्क प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया है। हाँ हाँ, आवाज आ रही?
अभी आ रही है, बोलिए। हटाया नहीं जा सकता तथा सेवानिवृत्ति के बाद किसी किसी सरकारी कार्यालय में नियुक्त नहीं किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन का कर्तव्य होगा कि निर्धारित योग्यता का परीक्षण करके कमीशन नौकरियों में भर्ती की व्यवस्था इस प्रकार करे कि सभी समुदायों को यथोचित प्रतिनिधित्व मिल सके। किन्हीं विशेष नौकरियों में विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के यथोचित प्राथमिकता देने की समय समय पर व्यवस्था करे। गोलमेज सम्मेलन का प्रथम सत्र समाप्त होने से पहले ही उपरोक्त प्रतिया समिति और केंद्रीय निर्माण समिति दोनों समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई और उसे पारित कर दिया गया। सर्वसम्मति से राजनैतिक एवं संवैधानिक मामलों में अछूतों का पृथक अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया था। दुर्भाग्यवश कांग्रेस ने प्रतिनिधि गांधी जी को चुना। देश के भाग्य को दिशा देने के लिए बाबा साहब के विचार से गांधी जी जैसे व्यक्ति को नहीं चुना जाना चाहिए, ऐसे बाबा साहब का विचार था और सही भी था। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में वह असमर्थ रहे। अपने आप को विनम्र और नम्रता का पुजारी प्रदर्शित करने का प्रयास करते रहे, परंतु उनके व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है कि हेलो भंते जी, आवाज आ रही? आ रही है। हेलो। हाँ, उनके व्यवहार से अजय आ रही है आवाज। उनके व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है कि वे लक्ष्य की प्राप्ति के बहाव में कितने संकुचित विचार के हो सकते थे। सरकार से समझौते के बाद गांधी जी ने अधिवेशन में भाग लेने वाले संपूर्ण गैर कांग्रेसी प्रतिनिधियों को अपमान और घृणा की दृष्टि से देखा। भारतीय प्रतिनिधि मंडल को एकताबद्ध करने के बजाय गांधी जी ने उनमें वैमनस्य की खाई और चौड़ी की। बहुत से संवैधानिक तथा सांप्रदायिक प्रश्नों पर गोलमेज सम्मेलन में जहाँ टकराव की स्थिति आई, वहां गांधी जी रचनात्मक सुझाव न दे सके और ओछे हथकंडे अपनाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने प्रांतीय समिति और केंद्रीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर अस्पृश्य की मांगे सर्वसम्मति से पारित होने से गांधी जी हताश हुए। तदनुसार 20 सितंबर 1932 ईस्वी सन को गांधी जी ने अपना आमरण अनशन अछूतों के पृथक निर्वाचन के अधिकार के विरुद्ध प्रारंभ किया। अनशन ने निसंदेह रूप से समस्या उत्पन्न कर दिया और समस्या ये थी कि गांधी जी के प्राण कैसे बचाए जाए। उनके प्राण बचाने का केवल एक ही उपाय था, वह ये कि सांप्रदायिक निर्णय को बदल दिया जाए, जिसने गांधी जी के अनुसार उन्हें बड़ा आघात पहुंचा था। ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मैं ऐसी स्थिति में पड़ गया कि जैसी सांप छछूंदर की स्थिति में शायद कोई न पड़ा होगा। बहुत असमंजस की स्थिति थी। बाबा साहब को दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना था। बाबा साहब के सामने एक और सामान्य मानवता के नाते गांधी जी को निश्चित मृत्यु के मुख से बचाना तथा दूसरी ओर अछूतों के उन अधिकारों की रक्षा करने की समस्या थी जो इन्हें प्रधानमंत्री ने दिए थे। बाबा साहब ने मानवता की पुकार का वरण किया और गांधी जी के प्राणों की रक्षा की और सांप्रदायिक निर्णय में ऐसे परिवर्तन करने पर सहमत हुआ जिस पर गांधी जी सहमत थे। वह समझौता पुणे पैक्ट नाम से जाना जाता है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट पर सही किए। वो हमारे अछूत भाइयों के लिए बहुत दुर्भाग्यवश था, क्योंकि ये सवर्ण लोग हमारे
अछूत लोगों की शोषण करने के लिए पूर्ण रूप से तुले हुए थे। अगर पृथक पृथक निर्वाचन हमें व्यवस्था हमें प्राप्त होती तो निश्चित रूप से भारत देश में हर इंसान, हर नागरिक स्वतंत्र हुआ होता और परिपूर्ण हुआ होता। परंतु ये गांधी जी की चाल, वो गांधी जी ने ये अच्छे विचार प्राप्त न करते हुए अपने विचारों में अड़े रहे और अछूतों के ये सही दुश्मन गांधी बने रहे। वो नहीं चाहते थे कि अछूतों का उद्धार हो, वो समृद्ध बने, अच्छे बने, प्रगति करे। वो जान बचाने के लिए बाबा साहब ने ये सारा त्याग कर दिया। तो साथियों, आप सभी लोगों ने मेरे विचार को बड़ी शांति से आपने सुने हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। और यहाँ पर ही जो मेरे जो शब्द यहाँ पर ही मैं जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। पूना पैक्ट थैंक के यू बारे वेरी में मच। काफी डिटेल जानकारी आपने हमें दी। वैसे आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने किस हालात में पूना पैक्ट पर साइन किया था। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस प्रोग्राम में विशेष आमंत्रित माननीय टी.आर. परमार, फार्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वडोदरा, इनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य रखें। परमार जी 2004 से 2007 तक संकल्प भूमि वडोदरा ट्रस्ट में सक्रिय रहे हैं। वे हमेशा समाज का मार्गदर्शन करते हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और समाज के जरूरतमंदों के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं। मैं माननीय टी.आर. परमार जी से गुजारिश करती हूँ कि वे हमें अपने विचारों से अवगत कराए। एक सूचना। नमस्कार, जय भीम। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। परमार जी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद आपका हम लोग कराते हैं। उसके बाद में हमारे मुख्य वक्ता जो आज के इस प्रोग्राम के हैं तुलसीदास जी, इनको हम लोग सुनेंगे। तो अभी हम लोग एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सब लोगों को पुनः जुड़ना है, उसके बाद हम प्रारंभ करते हैं।